Hello friends, let's discuss about the diffusion of gases in our respiratory system. Remember, when we talk in terms of Hello friends, so अभी हम बात करेंगे diffusion of gases की respiratory system में हम काफ़ी आगे पहुंच गए हैं, right? So first of all, जब भी हम बात करते हैं diffusion of gases की, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि respiratory membrane बनता किससे है. पहली चीज़, हमने कल बात की थी दो न्यूमोसाइट्स की, न्यूमोसाइट 1 एंड न्यूमोसाइट 2. तो टाइप 1 न्यूमोसाइट जो होता है वो कवर करता है लार्जर सरफेस एरिया एंड दैट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. फिर उसके साइड में होगा कुछ इंटरस्टिशियल टिश्यू, कोलाजन वगैरह, राइट, और उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, प्लस वहां से जारी होगी जो भी आर्टरीज या कैपिलरीज या वेन्स, उन उस वेसल्स की एंडोथीलियल मेम्ब्रेन एंड उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये तीन चीजें मिला के बनाते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. सो फर्स्ट इज गोइंग टू बी द टाइप 1 न्यूमोसाइट और उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन द इंटरस्टिशियल टिश्यू, और उसके बाद आता है एंडोथीलियल सेल्स एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन. जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाते हैं, इसमें जो ये टाइप 1 न्यूमोसाइट है एंड एंडोथीलियल सेल्स, दे बोथ आर सिंपल स्क्वामस सेल्स. ये दोनों ही बने होते हैं सिंपल स्क्वामस सेल्स के. क्यों स्क्वामस सेल? बिकॉज स्क्वामस सेल सबसे थिन सेल है. सो जो भी यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है या जो भी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, उनके डिफ्यूजन में आसानी हो जाए, राइट. सो जितना थिन सेल होगा उतनी ही आसानी से गैसेस डिफ्यूज होंगी, एंड दैट्स व्हाई वी डू हैव सिंपल स्क्वामस सेल. अगर इसकी थिकनेस की बात करते हैं तो थिकनेस होती है 0.5 माइक्रोमीटर. अगर मैंने बोला कोई लंग का डिजीज हो गया और इसकी थिकनेस बढ़ गई, ये जो मेम्ब्रेन है ये थिक हो गई, अब गैस डिफ्यूजन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मेम्ब्रेन पहले थिन थी तो आराम से गैसेस क्रॉस कर पा रही थी मेम्ब्रेन को. अगर इसकी थिकनेस बढ़ गई, इफ देयर इज अ इंक्रीज इन थिकनेस विच हैपन्स इन द केसेस ऑफ फाइब्रोसिस जैसे केसेस में इसकी थिकनेस बढ़ जाती है, राइट. या कोई भी अगर हम लेते हैं इन्फ्लेमेटरी लंग डिजीजेस, राइट, तो उसमें भी इसकी थिकनेस बढ़ जाती है, राइट. और इसके डिफ्यूजन में प्रॉब्लम आएगी, जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होंगे वो कम होंगे, राइट. और इसी वजह से ऐसे डिसऑर्डर्स को हम बोलते हैं diffusion disorders. So they comes under the diffusion disorders. Okay, let's move on to the next thing, that is about the surface area. अगर surface area की बात करें overall alveoli की, तो वो होता है around 70 meter square, right. But there are two different things. area होना और कितने एरिया में से ट्रांसपोर्ट हो रहा है. जिस एरिया में से इफेक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं एक्टिव सरफेस एरिया. दोनों चीजों में डिफरेंस है. सरफेस एरिया अगर बहुत बड़ा है बट उस सरफेस एरिया में अगर डिफ्यूजन नहीं हो पा रहा है तो उसको हम एक्टिव सरफेस एरिया नहीं बोलेंगे. तो हम अगर इस चीज का अप्लाइड देखें, इफ वी सी द अप्लाइड ऑफ दिस थिंग, या तो ये सरफेस एरिया, एक्टिव सरफेस एरिया जो है वो कम होगा या तो वो बढ़ जाएगा. अगर एक्यूटली हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग हो रहा है, सो डेफिनेटली याद रखना हाइपर इन्फ्लेशन में एक्टिव सरफेस एरिया बढ़ जाता है, राइट. बट अगर हो गया डिजीज लाइक एम्फाइजीमा, तो याद रखना एरिया बढ़ रहा है बट जो एक्टिव सरफेस एरिया है जिसमें से गैस ट्रांसपोर्ट होना चाहिए वो कम हो रहा है, राइट. देन फाइब्रोसिस जो अभी हमने पढ़ा, उसमें एक्टिव सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया दोनों ही कम हो जाते हैं. देन वी कैन टेक द IRDs, उसमें भी आपका एक्टिव सरफेस एरिया कम हो जाता है. सो दिस इज अबाउट द सरफेस एरिया. आगे बढ़ते हैं. फिक्स लॉ. फिक्स लॉ हम पढ़ चुके हैं जनरल फिजियोलॉजी में. फिक्स लॉ बोलता है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन in multiplied by surface area multiplied by either concentration gradient या pressure gradient. हम यहाँ पे gases की बात कर रहे हैं, so we are going to talk in terms of pressure, partial pressure gradient, right. P2 minus P1, that is delta P upon thickness of the membrane. ये हम पढ़ चुके थे. The KD, यहाँ पे जो KD है that is nothing but the coefficient for diffusion. अगर हम रिलेटिव कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन लेते हैं गैसेस का और अज्यूम करते हैं कि ऑक्सीजन का जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है दैट इज 1, अगर उस हिसाब से हम कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं तो वो होगा 20.3.
इसका क्या मतलब है? इसका कंक्लूजन ये है दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज more diffusible, 20 times more diffusible as compared to oxygen, राइट ये ऑक्सीजन से 20 टाइम्स मोर डिफ्यूजिबल है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का लो तो इट इज 0.81। सो दैट्स वाई इसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या हो सकता है, इस इंफॉर्मेशन जानने का हमें फायदा क्या है? तो याद रखना अल्वियोलाइज में अगर हुई हाइपोवेंटिलेशन, जब भी हम हाइपोवेंटिलेशन की बात करते हैं तो दो चीजें होनी चाहिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाए और जो टिश्यू में से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ जाए। सो प्रॉब्लम दो होनी चाहिए थी, हाइपोक्सिया एंड हाइपरकैप्निया, राइट। बट याद रखना हाइपरकैप्निया हम यूजुअली नहीं सुनने में मिलता है, हमें हाइपोक्सिया बहुत कॉमन सुनने में मिलता है। हाइपोक्सिया इज मच मोर कॉमन। इसका मतलब क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम हो रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है पल्मोनरी कैपिलरीज में वो बहुत क्विकली 20 टाइम्स मोर क्विकली ट्रांसपोर्ट हो रहा है अल्वियोलाइज में। लेट्स से ये अल्वियोलाइज हैं, ये पल्मोनरी कैपिलरीज हैं, यहाँ पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आया वो बहुत क्विकली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होके अल्वियोलाइज से एटमॉस्फेयर में जा रहा है। बट जो भी हमारा ऑक्सीजन है वो उतना डिफ्यूजिबल नहीं है तो वो टाइम लेगा। सो हाइपोक्सिया इज वेरी कॉमन, मोर कॉमन देन हाइपरकैप्निया। इसका मतलब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया है, राइट। ये जो कंडीशन होती है वो लेस कॉमन होती है बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन द डिफ्यूजन, इसके डिफ्यूजिबिलिटी के चेंज की वजह से। अगर मैं ट्रांजिट टाइम की बात करूं, अगेन सपोज करो ये हुई अल्वियोलाई और ये हुई पल्मोनरी कैपिलरी। पल्मोनरी लेट्स से ये पल्मोनरी आर्टरी का एंड था और यहाँ से बिगनिंग हुई थी पल्मोनरी वेन की। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जितना भी टाइम लगता है ब्लड को, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिट टाइम। अंडरस्टैंड, जब भी हम ट्रांजिट टाइम की बात करते हैं नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ये होता है अराउंड 0.75 सेकेंड्स। ओके, सो 75 सेकेंड्स में ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरी से लेके पल्मोनरी वेन में पहुंच जाता है। इतने टाइम तक ये ब्लड पल्मोनरी कैपिलरीज में रहता है। सो इट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी कैपिलरी ट्रांजिट टाइम। बट याद रखना, अगर मैंने बोला कि जो पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, लेट्स से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है यहाँ पे 40 mmHg होता है, राइट, और अल्वियोलाई में इसका वैल्यू होती है अराउंड 104 या 100 mmHg। सो होता क्या है कि जैसे जैसे पल्मोनरी कैपिलरी में ब्लड आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा। लेट्स से यहाँ पे हो गया 60, यहाँ पे हो गया 80 एंड यहाँ पे हो गया 100। सो अंडरस्टैंड, ये पूरा 0.75 सेकेंड्स नहीं लगाता है इक्विलिब्रेट होने में, ये 1/3 टाइम में ही इक्विलिब्रेट हो जाता है। दैट मीन्स जितना अल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर था ऑक्सीजन का उतना ही पार्शियल प्रेशर आपका पल्मोनरी कैपिलरीज में हो जाएगा विद इन 1/3 टाइम ऑफ द होल ट्रांजिट टाइम। दैट मीन्स अगर मैं बात करना चाहूं डिफ्यूजन इक्विलिब्रियम की तो वो रीच करेगा कितने सेकेंड्स में? 1/3 ऑफ द होल ट्रांजिट टाइम। That is, I'm just writing over here, transit time. That means 1/3 of the transit time. That means 0.25 seconds, right? So जो भी इसका इक्विलिब्रियम है वो 0.25 seconds में रीच हो जाएगा। Now जब भी हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं हमें पता होना चाहिए what is the Henry's law. The Henry was the scientist. He said कि अगर किसी गैस का जब पार्शियल प्रेशर बढ़ाना है तो उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा ब्लड में या किसी भी सॉल्यूशन में। सो द गैसेस विच आर गेटिंग डिसॉल्व दे ओनली कैन इंक्रीज द पार्शियल प्रेशर। अगर ये गैसेस बाउंड फॉर्म में है तो वो चाहे वो ब्लड की बात करो या चाहे किसी फ्लूइड की बात करो वो उसका पार्शियल प्रेशर नहीं बढ़ाएंगी। सो किसी भी गैसेस का पार्शियल प्रेशर बढ़ाना है तो हमें डिसॉल्व फॉर्म की बात करनी पड़ेगी, right? So this is about the partial pressure. So there are going to be gases. कुछ गैसेस होती है जो सिर्फ डिसॉल्व होती है, कुछ गैसेस होती है जो हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है और कुछ गैसेस होती हैं कि उनका कुछ परसेंटेज हीमोग्लोबिन से बाइंड होगा और कुछ परसेंटेज डिसॉल्व होगा। सो ऐसी कौन सी गैस है जो डिसॉल्व होती है? अंडरस्टैंड, इट इज N2O।
ये गैस जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिजॉल्व होती है, ओनली डिजॉल्व्स इन द ब्लड। ओके, और ऐसी कौन सी गैस है जो हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है, सिर्फ और सिर्फ बाइंड करती है, डिजॉल्व नहीं होती? दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। रिमेंबर, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से ही बाइंड कर रही है और वो डिसॉल्व नहीं हो रही है, सो इट कैन नॉट इंक्रीज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्लड, राइट? मतलब ये इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा ब्लड में वो नहीं बढ़ेगा या बहुत कम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये डिसॉल्व ही नहीं हो रही। और हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर तभी बढ़ेगा जब ये डिसॉल्व होगी। सो एक ग्राफ देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं कि 3 गैसेस है मेरे पास, दिस इज द ट्रांजिट टाइम ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने लिया पार्शियल प्रेशर। हमने अभी पढ़ा कि जो N2O है वो तुरंत डिसॉल्व हो जाता है ब्लड में। सो दैट्स व्हाई यू कैन सी 0 से लेके मैक्सिमम, दैट मीन्स अगर मैं बोलूं मैक्सिमम यहाँ पे है 100 mmHg, ये विद इन 0.1 और 2 सेकेंड्स के विद इन ये मैक्सिमम इक्विलिब्रियम रीच कर जाता है। अगर वही बात करें ऑक्सीजन की, तो ये भी रीच कर रहा है, बट इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं ट्रांजिट टाइम के अकॉर्डिंग, सो यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा 40 mmHg, क्योंकि रिमेंबर जो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सी ब्लड लेके आ रही है उसमें ऑलरेडी 40 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है, और इसको मैक्सिमम रीच करने में 1/3 टाइम लगता है। दैट इज नथिंग बट अराउंड 0.25 सेकेंड्स इसको लगते हैं टू रीच अप टू द इक्विलिब्रियम। ओके, सो अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूं उसके बाद, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमने बोला कि ये डिसॉल्व नहीं होता है। अगर ये डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो यू कैन सी ये 0.75, दैट मीन्स ट्रांजिट टाइम कंप्लीट करने के बाद भी पार्शियल प्रेशर को उतना बढ़ा नहीं पाया है, राइट? अगर मुझे ब्लड में इन का डिफ्यूजन और भी बढ़ाना है, इन दोनों गैसेस का, दोनों टाइप के गैसेस का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका तो इक्विलिब्रियम रीच कर रहा है, सो और हम इसके पार्शियल प्रेशर को उतने ही ब्लड में नहीं बढ़ा सकते हैं। तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि ब्लड फ्लो को बढ़ा दो। ज्यादा ब्लड आएगा, ज्यादा डीऑक्सी ब्लड आएगा, तो ज्यादा ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा, क्योंकि वहां पे पार्शियल प्रेशर का ग्रेडियंट हो गया, राइट? सो इसकी जो लिमिट है, इट इज लिमिटेड बाय परफ्यूजन। सो इन गैसेस को हम बोलते हैं दे आर परफ्यूजन लिमिटेड। इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं कैपिलरीज में परफ्यूजन बढ़ा दूंगी, दैट मीन्स अगर इसका फ्लो बढ़ा दूंगी ब्लड का, सो ऑब्वियसली ज्यादा ब्लड आएगा और ज्यादा ऑक्सीजन अल्वियोलाई से ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, राइट? सो द ओनली लिमिट इज परफ्यूजन, राइट? बट अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो इसमें फ्लो पे ये बेस्ड नहीं है, इसका मेन बेसिस है कि ये डिसॉल्व हो रहा है। सो अगर मुझे इसका फ्लो बढ़ाना है तो मुझे इसकी डिफ्यूजन बढ़ानी पड़ेगी, ऊपर से मुझे इसका पार्शियल प्रेशर बढ़ाना होगा, देन ओनली मोर एंड मोर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जाके हो सकता है कि वो डिसॉल्व हो जाए। क्योंकि यस, जब आप पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाते हो तो कुछ अमाउंट डिसॉल्व होता रहता है, राइट? सो इसका जो लिमिटेशन है वो डिफ्यूजन है। सो इसकी डिफ्यूजन हमें बढ़ानी पड़ेगी, और इसीलिए इस गैस को बोलते हैं डिफ्यूजन लिमिटेड गैस। ओके, सो एग्जाम्पल्स, इसके क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं एग्जाम्स में, सो प्लीज रिमेंबर परफ्यूजन लिमिटेड एंड डिफ्यूजन लिमिटेड गैसेस। नाउ बात करते हैं DLCO की। अब ये DLCO क्या है? लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन कैपेसिटी, DLCO इज डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ लंग फॉर विच गैस? फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। सो कार्बन मोनोऑक्साइड को ही क्यों लिया? क्योंकि ये इकलौती ऐसी गैस है जो पूरे ट्रांजिट टाइम में डिफ्यूज होती रहती है, राइट? सो मुझे देखना है कि पूरे ट्रांजिट टाइम तक मैक्सिमम कितनी गैस डिफ्यूज हो सकती है। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू चूज दिस CO ओवर हियर। एंड याद रखना CO की जो एफिनिटी है, द CO इट हैज द एफिनिटी, इसकी जो एफिनिटी है वो 210 गुना, दैट मीन्स 210 टाइम्स ज्यादा है, इट इज मोर देन ऑक्सीजन टूवर्ड्स हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की इसकी जो एबिलिटी है वो 210 टाइम्स ज्यादा है, राइट? सो इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जब हो जाती है तो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता है हीमोग्लोबिन, क्योंकि वो फ्री ही नहीं होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, एंड दैट्स व्हाई हाइपोक्सिया बिल्डअप हो जाता है,
राइट। अब का फायदा क्या है, ये DLCO जानने का फायदा क्या है, क्योंकि जब भी हम अप्लाइड पढ़ते हैं तब हो सकता है कुछ ऐसे डिजीजेस हों जिसमें ये DLCO कम हो जाती है और कुछ ऐसे डिजीजेस हों जिसमें ये DLCO बढ़ जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल DLCO कम किन किन चीज़ों में होंगी, अगर हो गया मेम्ब्रेन थिक तो होगी DLCO ज़्यादा, दैट इज फाइब्रोसिस। अगर प्रॉपर डिफ्यूजन नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेटेड आपकी अल्वियोलाइज है, जस्ट एज इन एम्फाइजिमा एंड inflammatory lung diseases, इन सारे कंडीशंस में the DLCO is going to decrease. इंक्रीज किस किस में होती है, याद रखना DLCO, हम CO की बात कर रहे हैं, सो ऐसी कुछ कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज में क्या होगा, एक्सरसाइज में ज्यादा ब्लड आएगा, ज्यादा हीमोग्लोबिन भी आएगा, सो डेफिनेटली ज्यादा इसका ट्रांसपोर्ट होगा। प्लस हमने एक और चीज पढ़ी थी एक्सरसाइज में, रिक्रूटमेंट ऑफ कैपिलरीज, ज्यादा कैपिलरीज जो हैं वो रिक्रूट हो जाती हैं, जो कोलैप्स थी टेस्टिंग फेज में वो भी ओपन अप हो जाती है, और उसके वजह से हीमोग्लोबिन का जो फ्लो है टुवर्ड्स द पल्मोनरी कैपिलरीज वो बढ़ जाता है, और उसके वजह से DLCO बढ़ जाती है। प्लस अगर किसी पेशेंट में है पॉलीसाइथीमिया तो ऑब्वियसली आरबीसीज बढ़ेंगे तो हीमोग्लोबिन कंटेंट भी बढ़ेगा और DLCO भी बढ़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर पेशेंट में हुआ एनीमिया, सो एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन लेस है, तो हो सकता है कि द DLCO इज गोइंग टू रिड्यूस ऑल्सो, वो भी कम हो जाएगा, राइट। अब आते हैं पार्शियल प्रेशर पे। पार्शियल प्रेशर अगर मुझे कैलकुलेट करना है किसी भी गैस का, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, उस गैस का परसेंटेज ले लो, परसेंटेज ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। जब भी हम सी लेवल की बात करते हैं तो सी लेवल पे, एट सी लेवल जो प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर, दैट इज गोइंग टू बी 760 mmHg, राइट। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मोर टू लेस, दैट मीन्स सबसे ज्यादा हमारा एटमॉस्फेरिक एयर में, ये टोटल प्रेशर किसका है, ये एटमॉस्फेरिक एयर का है, राइट। जो N2 होता है, नाइट्रोजन होता है, वो बहुत ज्यादा होता है, वो कितना होता है, दैट इज अराउंड 79%। ओके, अगर 100% गैस ले एटमॉस्फेयर की, उसमें 79% होगा नाइट्रोजन, 21% होगा ऑक्सीजन, और बाकी सारे अदर गैसेस जो होंगे वो बहुत ही कम होंगे। अगर हम उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.04% इज द परसेंटेज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मुझे इन गैसेस के पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने हैं, अगर मैंने बोला कि मुझे कैलकुलेट करना है लेट्स से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, तो कैसे करेंगे, परसेंटेज ऑफ गैस कितनी है, परसेंटेज ऑफ गैस 21%, टोटल प्रेशर इसका कितना हुआ 760, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स अराउंड 160 mmHg। अगर मैं बोलना चाहूँ बाकी सारे गैसेस के लिए भी, अगर मैं इसका कैलकुलेट करूंगी तो मुझे आंसर मिलेगा 600 mmHg, और इसका अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो मुझे मिलेगा 0.3 mmHg। सो दीज आर दी पार्शियल प्रेशर्स, और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए डिसोल्यूशन ऑफ दैट गैस इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज अबाउट पार्शियल प्रेशर। अगर मैं हाई अल्टीट्यूड की बात करूं, सपोज करो कोई माउंटेन पे माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहा है, ओके, जो सी लेवल पे इसका पार्शियल प्रेशर है वो 760 है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे सो ये 500, 300, 200 ऐसे करके टोटल प्रेशर कम होगा। बट जो इनका कॉम्पोजिशन है, सो एट हाई अल्टीट्यूड द कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस दे आर गोइंग टू रिमेन सेम। इनका कॉम्पोजिशन परसेंटेज जो होता है वो चेंज नहीं होता है, बट द टोटल प्रेशर इज गोइंग टू डिक्रीज। जो टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो चेंज होता है। जब भी हम हाई एल्टीट्यूड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उसमें ये बहुत काम आने वाली है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे, हम पार्शियल प्रेशर की अभी बात कर रहे थे, मुझे जानना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अल्वियोलाई में कितना है, क्यों ये अलग क्यों होगा। अब देखो यहाँ पे, जब भी मैंने आपको बताया था कि अल्वियोलाई में हम एयर इंस्पायर करते हैं एटमॉस्फेयर से, तो एटमॉस्फेरिक एयर जो होती है वो ड्राई होती है, और अभी हमने पढ़ा एटमॉस्फेरिक एयर में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 160 होता है, बट उस
वो जो ड्राई एयर होती है वो एज ए इरिटेंट एक्ट कर सकती है हमारे एयरवेज को और अल्वियोलाइज को। सो इसीलिए हम उस एयर का वाटर वेपराइजेशन करते हैं, उसको मॉइस्चराइज करते हैं। सो जो वाटर वेपर्स होते हैं हम उसको ऐड करते हैं। बट रिमेंबर, टोटल प्रेशर 760 से ज्यादा नहीं हो सकता है, राइट? चाहे आप उसमें कुछ भी ऐड कर लो। सो अगर 760 में टोटल प्रेशर चेंज नहीं कर सकती, बट मुझे कुछ चीज ऐड करनी है, सो ऑब्वियसली मुझे कुछ चीज निकालनी भी पड़ेगी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अदर गैसेस जो है वो कम होते जाएंगे और वाटर वेपर उसमें ऐड होता जाएगा। हमेशा याद रखना, पार्शियल प्रेशर ऑफ जो वाटर वेपर होता है, लेट्स से पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, वो हमेशा 47 mmHg होता है। चाहे आप किसी भी एल्टीट्यूड पे चले जाओ, चाहे आप कोई भी ऑर्गन ले लो, कोई भी डिजीज ले लो, ओके, वो चेंज नहीं होगा। नाउ अंडरस्टैंड, इसकी वजह से जब वाटर वेपर्स ऐड होते हैं, ऑब्वियसली बात है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता जाएगा। जब ये लार्ज अल्वियोलाई में जाता है, ये हो जाता है अराउंड 149, जब भी ये कंडक्टिंग जोन में होता है। जैसे जैसे एट द एंड ऑफ अल्वियोलाई ये पहुंचता है, ये हो जाता है अराउंड 104, या किसी किसी बुक में 100 mmHg भी लिखा हुआ है, राइट? सो अगर मुझे एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है, अब डिपेंड करेगा कि एटमॉस्फेयर में कितनी एयर है, उसके अकॉर्डिंग ये 104 वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी, ओके? अगर मुझे उस सिनेरियो में, उस पर्टिकुलर टाइम में कैलकुलेट करना है कि अल्वियोलर ऑक्सीजन कितना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मुझे उसके लिए चाहिए कि इंस्पायर्ड ऑक्सीजन का क्या पार्शियल प्रेशर था, और उसमें से मैं सब्सट्रैक्ट करूंगी मेरा ऑक्सीजन कंजम्पशन कितना है, राइट? अगर मुझे PiO2 निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? पहले मुझे चाहिए होगा फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। सो 21% होता है। अगर मैं बोलूं फ्रैक्शन, मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे वाटर वेपराइजेशन भी कर रही हूँ, सो मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, लेट्स से P एटमॉस्फेयर माइनस P वाटर वेपर प्रेशर, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, वो मुझे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट? एंड उसके बाद मैं ऑक्सीजन कंजम्पशन उसमें से सब्सट्रैक्ट करूंगी। ऑक्सीजन कंजम्पशन कैलकुलेट करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है अल्वियोलाई में, एंड रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट कितना है सब्जेक्ट का, राइट? जब भी हम मिक्स डाइट लेते हैं, सो याद रखना रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट जो होता है वो 0.8 होता है। सो लेट्स राइट डाउन FiO2 क्या है? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, जो कि नॉर्मली होता है 21%। एटमॉस्फेयर फेज सी लेवल पे P एटमॉस्फेयर इज पार्शियल प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, PH2O इज पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, PaCO2 क्या है? इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन alveoli। एंड RQ क्या है? RQ is nothing but the respiratory quotient। अगर कोई मिक्स डाइट ले रहा है, एज वी आर इंडियन हम मिक्स डाइट लेते हैं, तो उस मिक्स डाइट में ये 0.8 होता है, राइट? क्यों हम ये सब पढ़ रहे हैं? बिकॉज इस पे क्वेश्चंस आते हैं। सो प्लीज 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 ये फॉर्मूला याद रखना। अगर हमें लेट्स से आपको आर्टीरियल O2 दिया हुआ है और आपको बोला हुआ है कि आप कैलकुलेट करो दी ए ग्रेडियंट, उसके लिए ए ग्रेडियंट के लिए हमें पहले अल्वियोलर ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा, राइट? और इस इक्वेशन को बोलते हैं अल्वियोलर गैस इक्वेशन, क्योंकि हम उसे अल्वियोलर ऑक्सीजन कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट? सो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो आया हुआ था एम्स 2019 में। ओपीडी में एक पेशेंट आया हुआ है, हिस्ट्री ऑफ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ये कौन सी एयर ब्रीथ कर रहा है? रूम एयर। कितने सालों से ये प्रॉब्लम है इसको? 1.5 ईयर से प्रॉब्लम है, यूजुअली ओनली ड्यूरिंग विंटर्स। इसका जो ABG है, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, वो दिखा रहा है कि जो आर्टीरियल ऑक्सीजन था वो 90 mmHg था, अल्वियोलर कार्बन डाइऑक्साइड जो था वो 40 mmHg था, और जो pH है इसका वो 7.38 है, राइट? एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? हमें पहचानना है कि ट्रू कौन कौन से हैं। सो लेट्स सी कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। पेशेंट विल नॉट बेनिफिट फ्रॉम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, this is most likely due to cyanide toxicity. Alveolar arterial O2 gradient, AA gradient is normal and it can be right to left shunt. Now understand,
इनमें कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो हम एक्सक्लूड कर सकते हैं. पेशेंट को डिफिकल्टी हो रही है 1.5 ईयर्स से, सो इट कैन नॉट बी साइनाइड टॉक्सिसिटी. ये साइनाइड टॉक्सिसिटी नहीं हो सकती, अदरवाइज इतने लंबे टाइम तक पेशेंट जिंदा ही नहीं रहेगा. विद इन फ्यू आवर्स पेशेंट विल बी डेड, राइट. अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन सपोर्ट की, तब क्या होगा. नाउ अंडरस्टैंड, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग हो रही है, इस केसेस में अगर आप ऑक्सीजन दोगे तो ऑब्वियसली बात है उसमें बेनिफिट होगा. सो ये भी सही नहीं हो सकता, राइट. अब हम बचे दो ऑप्शन. इन दोनों ऑप्शन में अगर ए ग्रेडियंट नॉर्मल है तब तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा. बट अगर ए ग्रेडियंट अब नॉर्मल है तो हो सकता है पेशेंट को आरएल, दैट इज राइट टू लेफ्ट शंट हो, जिसमें ए ग्रेडियंट बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि डीऑक्सी ब्लड डायरेक्ट जा रहा है टिश्यू के पास विदाउट एनी ऑक्सीजनेशन. सो लेट्स कैलकुलेट द ए ग्रेडियंट. हमें दो चीजें पता है यहाँ पे कि PaCO2 है 40 mmHg, बाकी कोई चीज दी नहीं हुई है. रूम जो एयर है वो ब्रीथ कर रहा है. सो लेट्स राइट द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या था, PaO2 जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी FiO2 into the partial pressure of atmosphere minus partial pressure of water vapor. वो पहले हम कैलकुलेट करेंगे और उसमें से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे PaCO2 अपॉन रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट. रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट दिया नहीं हुआ है, दैट मीन्स इट इज 0.8. ओके, सो अगर मैं बात करूं रूम एयर की तो 21% होता है ऑक्सीजन, 760 होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 47 होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, राइट. एंड PaCO2 हमें दिया हुआ है 40 एंड दिस इज गोइंग टू बी 0.8. जब मैं ये ब्रैकेट सॉल्व करूंगी आई एम गोइंग टू गेट द आंसर एज 150 ओवर हियर, और ये मैं कैलकुलेट करूंगी तो मुझे आएगा 50. सो अगर इन दोनों को माइनस करो आता है 100. सो दैट मीन्स PaO2 जो है वो है 100 mmHg. और हमें पता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था दैट इज PaO2, स्मॉल a मीन्स आर्टीरियल ब्लड में कितना O2 है, वो हुआ 90 mmHg. अगर मुझे ए ग्रेडियंट मेजर करना है तो मैं 100 में से 90 माइनस करूंगी, राइट. आई एम गोइंग टू गेट द आंसर एज 10 mmHg, राइट. 10 mmHg विल बी आंसर. मुझे बताओ नॉर्मल कितना होता है ए ग्रेडियंट, 5 to 15 mmHg is the normal one, और हमारा आंसर आ रहा है 10 mmHg. So obviously it is normal AA gradient. So अगर ये बढ़ा हुआ नहीं है जो कि बढ़ता है RL शंट में, so definitely this cannot be the answer and AA gradient इसका normal है. So answer of this question is going to be option C. C इसका correct answer है. So let's talk about the next thing. अभी हमने बोला कि AA gradient जो होता है वो प्रेजेंट होता है, बट ऐसा क्यों है कि अल्वियोलाई और आर्टरीज में ग्रेडियंट प्रेजेंट है. वाई कि जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें भी 100 mmHg हमें प्रेशर नहीं मिल रहा है ऑक्सीजन का. ऐसा क्यों होता है, द रीजन इज फिजियोलॉजिकल शंट. ओके, सो देखो अगर मैं यहाँ पे अल्वियोलाई बनाती हूँ, सपोज दिस इज द अल्वियोलाई, राइट. और यहाँ पे जो लेट्स से पल्मोनरी आर्टरी आई, ओके, उसने पल्मोनरी कैपिलरीज बनाई and then the pulmonary capillary is going to turn into pulmonary vein. Now अब होता क्या है, जब ये pulmonary veins बन रही थी और let's say यहाँ पे इसका partial pressure of oxygen जो अल्वियोलाई में था वो 104 था, pulmonary artery में जो डीऑक्सी ब्लड कैरी कर रही है उसका partial pressure of oxygen since it is a venous blood तो ये होगा 40 mmHg, राइट. जैसे जैसे आगे बढ़ता गया ब्लड in the capillaries it is going to reach to the equilibrium around 100 mmHg let's say. but अगर मैं आर्टीरियल सैंपल लूंगी तो मुझे 100 mmHg नहीं मिलेगा. ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज याद रखना जो ब्रोंकियल सर्कुलेशन होता है, जो सर्कुलेशन हमारे पल्मोनरी सर्कुलेशन को ATPs प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, उसमें से जो ब्रोंकियल वेन्स निकलती हैं वो ब्रोंकियल वेन जो होती है वह हमारे पल्मोनरी वेन में ड्रेन करती है. नाउ अंडरस्टैंड, पल्मोनरी वेन में ऑक्सी ब्लड है. सो लेट्स से यहाँ पे जो PO2 था वो 100 mmHg था,
राइट, यहाँ पे 100 mmHg पार्शियल प्रेशर था, और जो ब्रोंकियल वेन में होता है वो ब्लड डीऑक्सी है, सो ये वाला इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी 40 mmHg। जब ये 40 mmHg वाला पार्शियल प्रेशर का ब्लड जब मिक्स होगा 100 mmHg में, बट याद रखना जो कार्डियक आउटपुट आ रहा है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस ब्रोंकियल वेन। ब्रोंकियल वेन का सर्कुलेशन बहुत थोड़ा होता है, राइट। सो ये मिक्सिंग बहुत कम है, बट डेफिनेटली मिक्सिंग तो है। सो ये 100 ना रह के अगर आगे ये जैसे जैसे जाता है तो ये मिक्सिंग होके इट बिकम्स 95 to 98 mmHg प्रेशर। तो ये डिपेंड करता है कि कितना मिक्सिंग हो रहा है, राइट, एंड क्या कंडीशन है उस टाइम की। तो जब हम आर्टरी में ब्लड लेते हैं, इवन एबीजी जब करते हैं, तब हमें मिलता है 95 to 98 mmHg बिकॉज ऑफ दिस शंट। शंट मतलब क्या होता है कि अल्वियोलाई में ना जाते हुए ब्लड डायरेक्टली वेन से आर्टरीज में चला गया वाया बाईपासिंग द ऑक्सीजनेशन। जब भी ब्लड जाता है बाईपासिंग द ऑक्सीजनेशन प्रोसेस, तो हम उसको बोलते हैं शंट। याद रखना ये शंट सभी में प्रेजेंट है, ऑल ह्यूमन बींग्स में इट इज प्रेजेंट, एंड दिस इज नॉर्मल, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज फिजियोलॉजिकल शंट। ओके, सो ये जो शंट है वो फिजियोलॉजिकल शंट है, एंड दैट्स व्हाई जो पार्शियल प्रेशर होता है आर्टरीज में वो 95 to 98 mmHg होता है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। पहले पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। ये कितना होता है? ये होता है 4 ml%, या मैं अगर कार्डियक आउटपुट से इसको कैलकुलेट करूंगी, सो आई कैन राइट इट एज 200 ml/minute, राइट। अगर मैं कार्डियक आउटपुट लेती हूँ 5 लीटर्स, 4 ml% मतलब 4 ml in 100 ml। सो अगर मैं 5000 ml के लिए लूंगी तो दैट विल बिकम 200 ml/minute। कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं इसके? 3 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट इज बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है विच इज मैक्सिमम। ये कितना होता है? ये अराउंड 70% होता है। अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो एग्जैक्टली 68% होता है, राइट। सेकेंड फॉर्म है इसका कार्बामिनो फॉर्म। जो कार्बामिनो फॉर्म होता है, इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है या तो वो हीमोग्लोबिन से बाउंड है या तो कार्बन डाइऑक्साइड एल्ब्यूमिन से बाउंड है, राइट। सो इन दोनों फॉर्म्स को बोलते हैं कार्बामिनो, जिसमें से मैक्सिमम जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाउंड होता है, और इसका परसेंटेज होता है अराउंड 20%। इफ आई वांट टू बी प्रिसाइज तो 22%, राइट। ब्लड में और आरबीसीज के अंदर मिला के ये 22% होता है, राइट। एंड देन थर्ड फॉर्म की जो बात करते हैं हम, तो ऑब्वियसली कुछ फॉर्म होता है जो डिसॉल्व होता है। मैंने बोला था कार्बन मोनोऑक्साइड डिसॉल्व नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली होता है, एंड इट कंट्रीब्यूट्स 10% के आसपास, राइट। सो ऐसे होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, सो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का पहले हमने पढ़ा, नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा था 4%। जब हम आर्टीरियल ब्लड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें इसका पार्शियल प्रेशर मिलता है अराउंड 19 ml%। ओके, जब हम वीनस ब्लड की बात करेंगे तब हमें पार्शियल प्रेशर मिलेगा 14 ml%। इसका मतलब ही यही है, जो बीच का 5 ml% गैप है दैट इज टेकन अप बाय द टिश्यूज। ये टिश्यूज ने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। सो जो गैस ट्रांसपोर्ट हो रहा है नॉर्मली वो कितना हो रहा है? अराउंड 5 ml%, या अगर मैं इसको कार्डियक आउटपुट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करूंगी तो दैट विल बी अराउंड 250 ml/minute। ओके, और इसके फॉर्म्स क्या क्या होते हैं? इसके 2 ही फॉर्म्स होते हैं, या तो ये बाउंड फॉर्म में जाएगा दैट इज हीमोग्लोबिन बाउंड फॉर्म, राइट। कितना जाता है? अराउंड 97 to 99% इसका बाउंड फॉर्म में जाता है, और दूसरा फॉर्म होता है डिसॉल्व्ड फॉर्म। डिसॉल्व फॉर्म में ये जा सकता है 1 to 3%। रिमेनिंग 1 to 3% जो जाता है वो डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। नाउ अंडरस्टैंड, जो आर्टरीज में डिसॉल्व हो रहा है वो अलग होगा, और जो वेन्स में डिसॉल्व हो रहा है, अगर मैं बात करूं आर्टरीज में कितना होगा डिसॉल्व, तो दैट इज गोइंग टू बी अराउंड समवेयर अराउंड 0.3 ml%, right? And if I talk about let's say veins, so venous blood में इसका होगा around 0.12 ml%,
राइट। सो इतना इसका ट्रांसपोर्ट होता है इन द आर्टरीज एंड वेन्स। हीमोग्लोबिन बाउंड की बात करते हैं, ये तो हुआ परसेंटेज। अगर मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है कि एट ए टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई पेशेंट आया, उसका मैंने हीमोग्लोबिन मेजर किया, तो कितने हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो सकता है। सो हीमोग्लोबिन इज एक्टिंग एज अ शिप फॉर द ऑक्सीजन, राइट। सो कितना उस शिप से ट्रांसपोर्ट हो रहा है ऑक्सीजन, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो याद रखना जो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन कैरी करता है, इट कैरीज अराउंड 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन एट फुल सैचुरेशन। मतलब जब 100% सैचुरेटेड होगा हीमोग्लोबिन, तब ये कैरी करेगा 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। बट याद रखना रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, राइट। सारा का सारा हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन से कभी भी फुल सैचुरेटेड नहीं होता है। यूजुअली नॉर्मली ब्लड में अराउंड 97 to 98% का सैचुरेशन होता है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ, राइट। सो अगर मैं सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करूं आर्टीरियल ब्लड में, अगर मुझे वो कैलकुलेट करना है, लेट्स से 97% है, राइट, एंड 1 ग्राम में मुझे मेजर करना है कि कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है 1 ग्राम से एट 97% ऑफ द सैचुरेशन, तो मुझे निकालना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा कैलकुलेट 97% इंटू 1.34, दैट कम्स आउट टू बी 1.29 ml, राइट। अगर मैंने पेशेंट का हीमोग्लोबिन कैलकुलेट किया और सपोज करो उसका हीमोग्लोबिन आया समवेयर अराउंड 15 ग्राम परसेंट, तो कितना ऑक्सीजन कैरी होगा। अब मुझे पता है कि उसका 1 ग्राम कैरी कर रहा है 1.29, क्योंकि वो 97% ही सैचुरेट होता है यूजुअली, राइट। सो ऐसे 15 ग्राम कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई दैट these two things, that comes out to be 19.5 ml. So उस पेशेंट के ब्लड में या उस सब्जेक्ट के ब्लड में इतना ऑक्सीजन बाउंड फॉर्म में कैरी हो रहा है, वो भी आर्टीरियल साइड में, राइट, और इतना डिसॉल्व फॉर्म में कैरी हो रहा है। तो अगर मुझे निकालना हुआ कि इसका टोटल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कितना है इन आर्टीरियल साइड, तो मुझे करना पड़ेगा 19.5 प्लस 0.3, दैट कम्स आउट टू बी 19.8 ml। सो एट अ टाइम उसके ब्लड में इतना, दैट मीन्स 19.8 ml परसेंट ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड है, और या ऑक्सीजन इतना उसके आर्टीरियल साइड में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एंड दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट फॉर venous blood also, right? So let's move on to the next thing, that is nothing but the OHDC curve, that is oxygen hemoglobin dissociation curve। जब भी हम इस कर्व की बात करते हैं तो याद रखना हमें पहली चीज बात करनी होगी इसके शेप की। सो कैसा होता है इसका शेप, इसका शेप होता है सिग्मा लाइक, इसी को हम बोलते हैं सिग्मोइड शेप। तो इसका लीनियर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, इसका जो शेप होता है दैट इज सिग्मोइड शेप। हम एक्स एक्सिस पे यहाँ पे लेंगे कि कितना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और इसके वाई एक्सिस पे हम ले सकते हैं द सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट। अगर मैं बात करूं, लेट्स से मैंने बोला यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 100 यानी कि कंप्लीट सैचुरेशन, परसेंट सैचुरेशन हो रहा है, तो मैं देखूंगी कि एट 50% सैचुरेशन के लिए मुझे कितना पार्शियल प्रेशर चाहिए ऑक्सीजन का, राइट। एंड नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में ये होता है 27 mmHg। इसका मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन को 50% सैचुरेशन के लिए, सो 50% फॉर द हीमोग्लोबिन टू बी सैचुरेटेड 50%, वी रिक्वायर कितना पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट द हीमोग्लोबिन फॉर 50%, दैट इज 50% saturation at 27 mmHg of partial pressure of oxygen, and this partial pressure will be called as P50। क्या होता है P50? It is the partial pressure at which, I can write, it is the partial pressure at which the hemoglobin will be 50% saturated. The hemoglobin will be 50% saturated, that is nothing but P
50, नाम में ही है 50 मतलब 50% पी मतलब पार्शियल प्रेशर। ऐसा कौन सा पार्शियल प्रेशर है जिसपे 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाएगा ना। ये हुआ 27 mmHg। अगर मैंने बोला कि किसी के हीमोग्लोबिन को 50% सैचुरेट करने में मुझे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है या ज्यादा ऑक्सीजन प्रेशर लग रहा है, पार्शियल प्रेशर, सो ऑब्वियसली सपोज करो उस ब्लड में लेट्स से कुछ 35 या 36 mmHg प्रेशर लग रहा है 50% सैचुरेशन में, तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका? द ग्राफ विल बी समवेयर लाइक दिस, समवॉट लाइक दिस, ठीक है। सो इसके 50% में मुझे ज्यादा प्रेशर देना पड़ रहा है, ओके। सो दैट मीन्स जब भी हम राइट शिफ्ट करते हैं ग्राफ में, इसका मतलब है कि जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है ऑक्सीजन से वो कम हो रही है, उन दोनों का अट्रैक्शन, उन दोनों की बॉन्डिंग कम हो रही है, इसीलिए मुझे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है ऑक्सीजन के ऊपर सो दैट वो बाउंड रहे हीमोग्लोबिन से। अगर मैं रिवर्स सिनेरियो लेती हूं, मैंने बोला कि 50% सैचुरेशन के लिए कम प्रेशर देना पड़ रहा है, कम प्रेशर पे ही वो 50% सैचुरेट हो रहा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, राइट इसका मतलब ही यही है कि लेट्स से यहां पे कम प्रेशर लग रहा है, राइट सो इसका मतलब है इट इज द लेफ्ट शिफ्ट जिसमें हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा है, इसका मतलब कम प्रेशर पे ही वो बहुत ज्यादा सैचुरेट हो जा रहा है। अगर मैं पूछूं कि हमने पहली चीज बोली थी कि ये सिग्मॉइड शेप होता है, राइट क्यों होता है ये सिग्मॉइड शेप, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अंडरस्टैंड, जब भी हम बात करते हैं लेट्स से ओवर हियर, जब भी हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, एक हीमोग्लोबिन कैरी करता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और हीमोग्लोबिन में दो चेन्स होती हैं, अल्फा, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन, राइट ये कौन से हीमोग्लोबिन की बात कर रही हूं मैं? HbA, राइट सो देयर आर 4 ग्लोबिन चेन्स अवेलेबल, 2 अल्फा होती हैं, 2 बीटा होती हैं। जब भी इन सारे चेन्स पे एक एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जाएगा, नाउ अंडरस्टैंड, जैसे ही एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आएगा हीमोग्लोबिन के तरफ बाउंड फॉर्म में, तो उसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, उस कन्फर्मेशनल चेंजेस होने के लिए कुछ टाइम लगता है, सो इसकी वजह से जो पहला बॉन्डिंग में टाइम लगता है, प्लस थोड़ी डिफिकल्ट होती है इसकी जो बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के टुवर्ड्स, वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, इट इज गोइंग टू टेक टाइम, इट इज गोइंग टू टेक लॉट मोर एफर्ट्स या ज्यादा प्रेशर। ये टाइट फॉर्म में होता है और ये कन्फर्मेशन चेंज होके हीमोग्लोबिन रिलैक्स फॉर्म में आ जाता है, इसके लिए टाइम लगता है। बट जैसे ही कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, जो नेक्स्ट सेकंड मॉलिक्यूल आया, लेट्स से ये यहां तक फर्स्ट मॉलिक्यूल बाउंड कर गया था, जो सेकंड मॉलिक्यूल आया इसमें ये एक्चुअली जो ऑलरेडी कन्फर्मेशनल चेंज हुआ था उसने हेल्प कर दी बाइंडिंग में, तो दूसरा वाला मॉलिक्यूल आसानी से बैठ गया। अब जब हम तीसरे मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो ये दोनों मॉलिक्यूल ने मिला के जितना कॉन्फर्मेशनल चेंज किया था, वो दोनों ने इसको कोऑपरेट किया बाइंडिंग के लिए तीसरे मॉलिक्यूल के, बट जब तक तीसरा मॉलिक्यूल बाइंड कर गया था तो उसका ऑलरेडी सैचुरेशन रीच करने लगा था, तो इसी वजह से नेक्स्ट मॉलिक्यूल को थोड़ा टाइम लग जाता है। बट अंडरस्टैंड, ये जो फिनोमेना है कि एक पहले मॉलिक्यूल का बाइंडिंग दूसरे मॉलिक्यूल के बाइंडिंग में हेल्प करता है, दैट इज नोन एज कोऑपरेटिव बाइंडिंग, एंड दैट्स व्हाई वी आर हैविंग सिग्मॉइड शेप कर्व, राइट। सो जैसे जैसे इनकी बाइंडिंग होती जाती है वैसे वैसे ये बाउंड करते जाते हैं, राइट। सो लेट्स सी व्हाट आर द फैक्टर्स, जो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट करवा सकते हैं। पहली चीज, अगर मैं बोलूं कि लेट्स टेक एग्जांपल से समझते हैं इसको, अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो क्या होगा? अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है सो ऑब्वियसली उसकी जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाएगी। अगर ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी बट सप्लाई उतना इमीडिएटली नहीं बढ़ता है, राइट, इट विल टेक सम टाइम, तो क्या होगा? यहाँ पे कुछ चेंजेस ऑलरेडी हो चुके हैं, दैट इज PO2 कम हो गया है क्योंकि यूटिलाइजेशन बढ़ गई है ऑक्सीजन की मसल के थ्रू, राइट, मसल मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है, तो उसके वजह से दो चेंजेस होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा बॉडी में, एंड साथ साथ जो टेम्परेचर होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, राइट। सो ये सारी चीजें हो रहे हैं, प्लस हाइपोक्सिया हो रहा है एंड हमें एनर्जी की जरूरत ज्यादा है, अब ज्यादा काम करना है एक्सरसाइज में,
राइट। सो एनर्जी की जरूरत ज्यादा है तो ग्लाइकोलिसिस होगा। नाउ जो एनर्जी ब्रेकडाउन हो रहा है, क्या उसके लिए ऑक्सीजन सफिशिएंट है? नहीं। जो डिमांड है वो ज्यादा है, बट जो सप्लाई है वो तुरंत नहीं बढ़ता है, इट इज स्टिल पुअर। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज पुअर, राइट। सो दैट्स वाई ये जो ग्लाइकोलिसिस हो रही है या कोई भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो एनारोबिक कंडीशन में हो रहा है, राइट। जब भी एनारोबिक मेटाबॉलिज्म शुरू होता है तो क्या चीज होगी, इसका जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो होगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, एसिड है तो H प्लस आयंस बढ़ेंगे, राइट। एसिड है तो पीएच जो होगा वो कम हो जाएगा, राइट। एसिडोसिस होने लगेगा। प्लस यहां पे एक और बाय प्रोडक्ट बनता है, दैट इज नथिंग बट 2,3-BPG। अब याद रखना, हमने जो 4 चेन्स की बात की थी, अल्फा 2 अल्फा चेन्स, राइट, एंड 2 बीटा चेन्स। नाउ जो ये 2,3-BPG होता है, बी फॉर बी याद रखना, 2,3-BPG जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ बीटा चेन पे बाइंड करता है, राइट। यहां पे बाइंड करेगा, ये यहां पे बाइंड करेगा। नाउ जब ये बाइंड करता है तो ये ऑक्सीजन के रिलीज में हेल्प करवाता है, क्योंकि जो भी इस पे अटैच्ड ऑक्सीजन होगा वो रिलीज हो जाएगा जैसे ही 2,3-BPG बीटा ग्लोबुलिन चेन पे बाइंड करेगा, राइट। सो जब भी 2,3-BPG का लेवल बढ़ेगा अडल्ट ब्लड में, तब ऑक्सीजन का रिलीज होना शुरू हो जाएगा, राइट। प्लस देर आर सम हॉर्मोन्स ऑल्सो, ऐसे कुछ हॉर्मोन्स है जो ऑक्सीजन का रिलीज बढ़वाते हैं। प्लीज रिमेंबर टैग। टैग क्या है? थायराइड हार्मोन, एंड्रोजन एंड ग्रोथ हार्मोन, राइट। सो इसी वजह से जो मेटाबॉलिज्म, जो एनर्जी रिलीज होती है मेल्स में वो ज्यादा होती है, क्योंकि उनमें एंड्रोजन ज्यादा होता है, राइट। थायराइड जब भी बढ़ता है तो मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, तो उसके लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होता है, तो एक्चुअली इट हेल्प्स। सो ये सारे जो हॉर्मोन्स हैं वो करवाते हैं राइट शिफ्ट, ओके। सो दीज ऑल थिंग्स दे आर गोइंग टू कॉज राइट शिफ्ट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, H प्लस आयन का बढ़ना, राइट। एंड अंडरस्टैंड, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तब ये ऑक्सीजन के रिलीज को बढ़ाता है। इसका एक और एग्जांपल हमने पढ़ा था जनरल फिजियोलॉजी में, जब हम पढ़ रहे थे हैमबर्गर्स फिनोमेना या क्लोराइड शिफ्ट। तब मैंने बताया था आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से जब भी आरबीसीज में एंटर करेगा, वहां पे ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड तुरंत ही क्या हो जाता है, इट इज गोइंग टू डिसोसिएट इनटू H प्लस एंड HCO3 माइनस। ये HCO3 माइनस बाहर चला जाता है ब्लड में, राइट। एंड उसके बदले में हम अंदर ले लेते हैं क्लोराइड आयन, राइट। और जो ऑक्सीजन बाउंड था हीमोग्लोबिन से, लेट्स से यहाँ पे हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन से बाउंड था, बट अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आया, सो ये H प्लस आयन हीमोग्लोबिन से बाउंड हो जाएगा और ये बनाएगा HHB, राइट। ये बनाएगा HHB, और जो ये ऑक्सीजन था वो डिफ्यूज हो जाएगा टूवर्ड्स द टिश्यू। ये हम टिश्यू के लेवल पे बात कर रहे हैं, राइट। दैट मीन्स द इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स, ये हेल्प कर रहे हैं ऑक्सीजन रिलीज को, और इसी फेनोमेना को बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट। और ये कहां पर दिखता है? ये टिश्यू के पास दिखता है, राइट। अगर मुझे बताना हुआ व्हाट इज बोहर्स इफेक्ट, टू अंडरस्टैंड व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड increase in the carbon dioxide levels help or they stimulate the unloading of oxygen, they provoke, they enhance the unloading या in unloading of oxygen increase करवाते हैं, that means release increase करवाते हैं। unloading बोलो या release of oxygen बोलो hemoglobin से, राइट। सो हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे से, एंड ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हो जाता है टिश्यूज में, ओके। सो दिस इज नोन एज बोहर्स इफेक्ट। इसका उल्टा सिनेरियो हम लंग्स में देख सकते हैं, राइट। सो देख लेते हैं लंग में कैसे नजर आती है ये चीज। अगर मुझे बोलना हुआ कि लंग्स में, लेट्स से आरबीसीज गई लंग के पास, ठीक है। लंग में क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा लंग में, राइट। एंड आरबीसीज में जो ब्लड आ रहा है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 mmHg है, अल्वेओलाई में 100 mmHg है। सो ऑक्सीजन बढ़ा, बट यहाँ पे क्या था हमारे पास, HHB था, राइट। अब जैसे ही ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ा, ये HHB को H प्लस आयन को डिसोसिएट करेगा, और यहाँ पे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होती है। प्लीज नोट इट डाउन, यहाँ पे रिवर्स
क्लोराइड शिफ्ट होती है, इसका मतलब है जो एनायन एक्सचेंजर था वो HCO3 को और आरबीसीज के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा और Cl को बाहर करेगा, राइट। अब ये H प्लस और HCO3 मिलके बनाएंगे H2CO3, राइट। ये अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं रह पाता है और ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। नाउ अंडरस्टैंड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये अल्वियोलाइज में, सपोज करो यहाँ पे अल्वियोलाई का मेम्ब्रेन है, ये अल्वियोलाई की तरफ डिफ्यूज हो जाता है, राइट। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत यहाँ पे डिफ्यूज हो जाएगा, राइट। एंड जो हीमोग्लोबिन होता है उसका क्या होगा, जो ये ऑक्सीजन आ रहा है ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगा और बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, जब भी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है तब इट हेल्प्स और इट प्रोवोक्स द अनलोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इसी को हम बोलते हैं हाल्डेन्स इफेक्ट। इसी को हम बोलते हैं हाल्डेन्स इफेक्ट। ओके, सो लेट्स सी अब ये हाल्डेन्स इफेक्ट और बोहर्स इफेक्ट क्या क्या है और इनको याद कैसे रखना है। सो पहली चीज हमने बोला था कि जब भी राइट शिफ्ट होती है, सो इन सारी चीजों की वजह से राइट शिफ्ट होती है, जो कि एक्सरसाइज का हमने एग्जाम्पल लिया था और उससे हमने डिस्कस किया था कि कैसे राइट शिफ्ट होती है ये सारी चीजों की वजह से। उसका रिवर्स कर दो, सारी चीजें जब रिवर्स होगी, जैसे अल्कोलोसिस हो गया, PO2 बढ़ गया, PCO2 कम हो गया, ये सारी चीजें लेफ्ट शिफ्ट करवाएगी, 2,3-BPG कम हो गया, सारी चीजें। विद दैट देयर आर सम फैक्टर्स, HbF जो लेफ्ट शिफ्ट होता है उसमें और कौन कौन सी चीजें आती हैं। पहली चीज HbF दैट इज फीटल हीमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि इसमें जो ग्लोबल चेन का जो कॉम्पोजिशन होता है दैट इज अल्फा टू गामा टू। यहाँ पे बीटा टू चेन्स नहीं है, गामा टू चेन्स है, जिसके साथ 2,3-BPG बाइंड नहीं कर सकता है। 2,3-BPG अगर बीटा पे आके बाइंड नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन है वो डिसोसिएट नहीं हो पाएगा और उसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन के टुवर्ड्स बढ़ जाएगी। ओके, सो दिस इज द रीजन क्यों HbF में लेफ्ट शिफ्ट होता है, राइट। देन देयर आर अनदर कंडीशन सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। इसमें भी 2,3-BPG का लेवल लेस होता है, इसीलिए लेफ्ट शिफ्ट होती है। देन थर्ड इज मेथ हीमोग्लोबिन। मेथ हीमोग्लोबिन, राइट। देन द फोर्थ कंडीशन इज जब कोल्ड टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होना मतलब कोल्ड टेम्परेचर कहाँ होता है, ये ब्लड बैंक्स में जब हम ब्लड स्टोर करते हैं उसमें 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लो होता है। सो डेफिनेटली टेम्परेचर बहुत लो है तो यहाँ पे भी लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी, फीटल हीमोग्लोबिन पे भी होगी, थैलेसीमिया में भी हमें लेफ्ट शिफ्ट देखने मिलती है, राइट। सो इन ऑल दीज कंडीशन लेफ्ट शिफ्ट विल बी देयर। नाउ याद कैसे रखना है, अब ध्यान दो यहाँ पे, अगर मुझे याद रखना हुआ कौन सा शिफ्ट कहाँ पर हो रहा है, कौन से साइड पे हो रहा है, तो देयर आर गोइंग टू बी 2 शिफ्ट्स। कौन कौन से 2 शिफ्ट? या तो हो सकती है लेफ्ट शिफ्ट या तो होगी राइट शिफ्ट। नाउ लेफ्ट शिफ्ट जब भी होगी तो कौन सा इफेक्ट दिखाई देगा, ये होगी लंग में, राइट। और मुझे इफेक्ट जो दिखाई देगा दैट विल बी कॉल्ड एज हैल्डन इफेक्ट, हैल्डेन्स इफेक्ट, राइट। एंड इसमें जो लंग होता है वो हेल्प करता है, राइट। एंड यहाँ पे क्या होती है, देयर इज गोइंग टू बी लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सो प्लीज रिमेंबर L फॉर लेफ्ट शिफ्ट, ये होता है L फॉर लंग में, हैल्डन में L आ रहा है एंड दैट इज गोइंग टू कॉज द लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। सो L L L L, प्लीज रिमेंबर दैट। ओके, जब मैं राइट शिफ्ट की बात करूंगी तो यहां मुझे देखने मिलेगा विच इफेक्ट, बोहर्स इफेक्ट। सो मैं आई एम राइटिंग इट इन कैपिटल। सो बोहर्स इफेक्ट देखने मिलेगा और यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीजन का, यहाँ पे होगा रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। सो प्लीज रिमेंबर R R R. So Bohrs effect will cause release of oxygen and it will cause right shift. So this is about the shifts of the hemoglobin oxygen dissociation curve. कुछ changes हम देखते हैं pH में और
टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ये क्वेश्चंस, ये ग्राफ आ चुके हैं INI-CET एज वेल एज नीट में, तो प्लीज रिमेंबर इसमें कोई नई चीज नहीं है, जस्ट यू हैव टू फोकस ओवर हियर। 7.4 हमारा नॉर्मल पीएच होता है, राइट, 7.35 टू 7.45। जब पीएच कम हो जाएगा दैट मीन्स एसिडिक पीएच होगा, सो हमें देखने मिलेगा राइट शिफ्ट। हमने पढ़ा था एक्सरसाइज में, जब लैक्टिक एसिडोसिस होगा, पीएच कम हुआ, राइट शिफ्ट हुई। जब हम बात करते हैं अल्कलोसिस की, तब लेफ्ट शिफ्ट होगा, राइट। एंड जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, लेट्स से 37 टू 38 डिग्री सेल्सियस विच इज द नॉर्मल टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ता है सो ऑब्वियसली जो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन है वो हमें बढ़ाना है, दैट मीन्स यहाँ पे राइट शिफ्ट होगी, ओके। एंड जब भी हम टेम्परेचर कम करते हैं जैसे कि ब्लड बैंक्स वगैरह में, तो वहां पे लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है। सो प्लीज रिमेंबर द OHDC कर्व विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए। थैंक यू वेरी मच।